नमस्कार। आज का टॉपिक है 19वीं-20वीं शताब्दी में भारत में नवीन मध्यम वर्ग के उदय एवं विकास, और साथ ही साथ चर्चा करेंगे कि मध्यम वर्ग के उदय एवं उसकी सामाजिक संरचना पर भारतीय समाज पर क्या योगदान रहा, इस बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की टॉपिक और सबसे पहले देखें मध्यम वर्ग क्या है। मध्यम वर्ग समाज का वो मिश्रित बिचला भाग है जो समाज को अनुप्रस्थ ढंग से विभाजित करने पर बनता है और जिसमें कमोबेश एक ही रुतबे या ओहदे के लोग सम्मिलित होते हैं, जिनकी विशेष आर्थिक और सामाजिक स्थिति एवं प्रवृत्ति होती है, जो बहुधा उनकी आय, व्यवसाय, शिक्षा और वंश परंपरा से निर्धारित होती है। और वैचारिक दृष्टिकोण से यह सामाजिक वर्ग बौद्धिक स्वतंत्रता, सामाजिक गतिशीलता, उदारवादी व्यक्तित्ववाद तथा राजनीतिक जनतंत्र में आस्था रखता है। अब देख लेते हैं भारत में मध्यम वर्ग का उदय को। भारत में आधुनिक मध्यम वर्ग का उदय अंग्रेजी शासनकाल में हुआ और भारत में अंग्रेज राज्य की स्थापना के साथ ही यह बात स्पष्ट होने लगी कि परंपरागत भारतीय मध्यम वर्ग अब अपने पुराने रूप में नहीं बन रह सकता था। इसके अनेक कारण थे। अंग्रेज के आगमन के साथ ही व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ, औद्योगिकरण की प्रक्रिया भी धीरे धीरे प्रारंभ हुई और अंग्रेजी आर्थिक नीतियों के परिणाम स्वरूप भूमि पर आधारित सामाजिक संरचना में भी परिवर्तन आया। पश्चिमी शिक्षा का प्रसार हुआ तथा पश्चिमी संस्थाओं की स्थापना हुई और अंग्रेजों के आगमन के कारण सामाजिक स्थितियों तथा रहन सहन की स्थिति में भी बदलाव आया। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप इस बात की संभावना नजर आने लगी कि परंपरागत भारतीय मध्यम वर्ग के स्थान पर एक नया मध्यम वर्ग उभर कर सामने आएगा और यह संभवतः कुछ ही वर्षों में वास्तविकता बन गई। भारत में मध्यम वर्ग का विकास यूरोपीय देशों के हुए मध्यम वर्ग के विकास से भिन्न था। डॉक्टर बी मिश्रा के अनुसार देखें तो उनका कहना है कि पश्चिम में, विशेषकर इंग्लैंड में, मध्यम वर्ग का उदय मूलतः आर्थिक और तकनीकी परिवर्तन के कारण हुआ और इस वर्ग के सदस्य मुख्यतः व्यवसायों और उद्योगों से संबंधित रहे। लेकिन इसके विपरीत वे भारत में प्रधानतः सार्वजनिक प्रशासन और कानून व्यवस्था के परिवर्तन के कारण, न कि आर्थिक परिवर्तन के कारण अस्तित्व में आए और उनका संबंध अधिकतर बौद्धिक कार्यों से रहा। आधुनिक भारतीय मध्यम वर्ग और यूरोपीय मध्यम वर्ग में एक प्रमुख अंतर है। देख लेते हैं नवीन मध्यम वर्ग की सामाजिक संरचना क्या है। मध्यम वर्ग के मुख्यतः 4 उपवर्ग हैं: व्यावसायिक मध्यम वर्ग, औद्योगिक मध्यम वर्ग, भूमि से संबंधित मध्यम वर्ग और शिक्षित वर्ग। भारत में नवीन मध्यम वर्ग का जन्म मुख्यतः अंग्रेजी आवश्यकताओं के अनुरूप ही हुआ। यहाँ उद्योग, कानून, प्रशासन तथा अन्य क्षेत्रों में बड़ी बड़ी नौकरियों के अधिकतर अंग्रेजों या यूरोपियों को ही नियुक्ति होती थी। छोटे छोटे पदों पर भारतीयों को काम करने का मौका मिलता था। इसलिए तत्कालीन नवीन भारतीय मध्यम वर्ग का एक बड़ा भाग अधिकतर इन्हीं क्षेत्रों में निम्न या मध्यम स्तर पर विकसित हुआ और भाषा की समस्या तथा अपनी हुकूमत के एजेंट के रूप में काम करने वाले एक वर्ग के रूप में अंग्रेजों ने नवीन भारतीय मध्यम वर्ग के उदय को एवं इनके विकास को प्रोत्साहित किया। अब देख लेते हैं उनका मध्यम वर्ग के जो 4 उपवर्ग हैं उसमें व्यावसायिक वर्ग को देख लेते हैं। व्यावसायिक मध्यम वर्ग में व्यापार और व्यवसाय से संबंधित व्यक्तियों जैसे दुकानदारों, महाजनों, मैनेजरों, पेकारों, मुनीमों, वो सब आते थे और इसमें दलालों को भी रखा जा सकता है। चूँकि अंग्रेजी विदेशी होने की वजह से भारत में प्रचलित भाषाओं से अनभिज्ञ थे, इसलिए इन्हें अपने व्यापार व्यवसाय में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। फलतः बाध्य होकर उन्हें वैसे भारतीयों का सहारा लेना पड़ा जो इन व्यवसायों से परिचित हो तथा अंग्रेजी और देसी भाषाओं का भी ज्ञान रखता हो। परिणाम स्वरूप भारत में व्यावसायिक मध्यम वर्ग का उदय हो सका। अब देख लेते हैं कि औद्योगिक वर्ग को। भारत में औद्योगिक मध्यम वर्ग का विकास आधुनिक युग में धीरे धीरे हुआ। इस वर्ग के अंतर्गत साधारणतः ऐसे लोगों की गणना होती थी जो वर्गीय दृष्टि से मध्यम वर्ग के अंतर्गत होते हुए भी विभिन्न उद्योग धंधों से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संबंधित होते हैं। इसमें छोटे उद्योगों के मालिक तथा उद्योगों में कार्यरत शिल्पियों, दक्ष कारीगरों, विशेषज्ञों, मैनेजरों, श्रमिकों के कल्याण, सुविधा, सुरक्षा के लिए कार्यरत विभिन्न अधिकारी, निरीक्षक तथा लिपिक वर्ग के व्यक्तियों को स्थान दिया जा सकता है। अंग्रेजों ने भारत में उद्योग धंधों के विकास के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं किया, उल्टे उनकी आर्थिक नीतियां यहाँ के उद्योगों के विकास में बाधक ही सिद्ध हुई। वस्तुतः भारत उनके लिए अपने यहाँ के विभिन्न उद्योग धंधों के लिए कच्चा माल पैदा करने का क्षेत्र मात्र था। अंग्रेजों की संकीर्ण औद्योगिक आर्थिक नीति के बावजूद कुछ भारतीय उद्योग परंपरागत ढंग से ही चलते रहे। उनका पूर्ण विकास 19वीं शताब्दी तक नहीं हो सका। परिणाम स्वरूप भारत में यूरोप की तरफ प्रबल औद्योगिक मध्यम वर्ग का उदय नहीं हो सका। अब देख लेते हैं भूमि से संबंधित उद्योग वर्ग को।
भूमि से संबंधित मध्यम वर्ग का स्वरूप मध्यम वर्ग के अन्य प्रकारों की तुलना में अधिक रूढ़ और अगतिशील होता है। इस वर्ग में गतिशीलता का समावेश तब हुआ जब यहाँ अंग्रेज आए। अंग्रेजों के भारत आगमन के पूर्व जमीन व्यक्तिगत संपत्ति समझी जाती थी और अंग्रेजों की भू राजस्व संबंधित नीति के परिवर्तनों के कारण इस दृष्टिकोण में परिवर्तन आया। भूमि अब एक प्रकार की वस्तु समझी जाने लगी, उसका तीव्र रूप से हस्तांतरण संभव हो गया। अब भूमि वैसे लोगों के साथ बंदोबस्त करने की व्यवस्था की गई जो सरकार शर्तों पर खेती करने और अधिक से अधिक लगान देने को तैयार रहते। फलस्वरूप महाजनों या बनियों की बन आई। अपने धन का लाभ उठाकर उन्होंने अधिक संख्या में भूस्वामित्व प्राप्त करने का प्रयास किया। जमीन पर उसकी पकड़ बढ़ती गई। फलतः जमींदारों, जागीरों और संपन्न किसानों के अतिरिक्त महाजन और बनिए भी भूमि से संबंधित मध्यम वर्ग के रूप में उभर कर सामने आए। अब आगे देख लेते हैं शिक्षित वर्ग। पश्चिमी शिक्षा के प्रचार के फलस्वरूप भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग का उदय हुआ। भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग का उदय साधारणतः 1857 ईस्वी के महान विद्रोह के पश्चात माना जाता है, लेकिन वस्तुतः शिक्षा मध्यम वर्ग का उदय अंग्रेजों के भारत आगमन के साथ ही आरंभ हुआ। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के विकास का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव यह पड़ा कि अंग्रेज शिक्षा प्राप्त एवं कंपनी की नौकरी में शामिल एक वर्ग का उदय हुआ। बाद में जैसे जैसे अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार होता गया, इस वर्ग के सदस्यों की संख्या में भी वृद्धि होती चली गई। अगर भारतीय मध्यम वर्ग की तुलना हम अन्य पश्चिमी देशों के मध्यम वर्ग से करें तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि जहाँ पश्चिमी देशों में शिक्षित मध्यम वर्ग वाणिज्य, व्यवसाय, उद्योगों एवं तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ा, वही भारतीय शिक्षित मध्यम वर्ग का विकास नौकरी और प्रशासन के कामों में विकास के कारण ही प्रधानता संभव हो सका। इसका परिणाम यह हुआ कि यहाँ के शिक्षित वर्ग में चाकर मनोवृत्ति का विकास हुआ। शिक्षित मध्यम वर्ग के उस रूप के विकास के कारण ही हमें पराधीनता का कष्ट बहुत समय तक भोगना पड़ा। शिक्षित मध्यम वर्ग के अंतर्गत वैसे ही अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त एवं नौकरी करने वाले व्यक्ति आते हैं जो अंग्रेजी अमलदारी या अन्य रूप से विभिन्न कार्य करते थे। इनमें प्रमुख वकील, जज, मजिस्ट्रेट, पुलिसकर्मी, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, शिक्षक, क्लर्क, लेखक, संपादक, पत्रकार, कानूनगो, अमीन इत्यादि आते हैं। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि मध्यम वर्ग के विभिन्न उपवर्ग एवं स्वतंत्र वर्ग थे, अतः मध्यम वर्ग की अपेक्षा मध्यम वर्गों का संबोधन इनके लिए ज़्यादा उपयुक्त है। इन संदर्भ में यह बात याद रखनी चाहिए कि इन सभी उपवर्गों की सामान्यतः जीवन पद्धति तथा राजनीतिक विचारधारा थी, अतः इन सभी उपवर्ग को एक वर्ग मध्यम वर्ग में ही रखना ज़्यादा उपयुक्त प्रतीत होता है। अब देख लेते हैं भारतीय समाज में मध्यम वर्ग का क्या योगदान रहा। आधुनिक भारत या ब्रिटिशकालीन भारत में उदित एवं विकसित इस नवीन मध्यम वर्ग का योगदान भारतीय सामाजिक एवं राष्ट्रीय चेतना के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। 19वीं शताब्दी में कंपनी शासन की समाप्ति एवं ब्रिटिश ताज के शासन के वर्षों में भी वाणिज्य व्यवसाय के अलावा शिक्षा, साहित्य और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के क्षेत्र में मध्यम वर्ग के लोगों का योगदान सराहनीय रहा। पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन इत्यादि मध्यम वर्ग से ही आते थे। आधुनिक भारत के निर्माण में इनका बहुमूल्य योगदान रहा है। राजा राम मोहन राय तो आधुनिक भारत के जनक ही माने जाते हैं। राष्ट्र निर्माण एवं समाज सुधार को अनेक महत्वपूर्ण योजनाओं एवं भूमिकाओं की क्रियाशील एवं अवतरित होने का श्रेय इन्हीं नव उदित मध्यम वर्ग को ही दिया जाता है। आगे चलकर जिन अनेक प्रगतिशील संस्थाओं का जन्म हुआ, जैसे ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इत्यादि का जिनका जन्म हुआ, उन सभी में मध्यम वर्ग ने ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस वर्ग ने नीति निर्धारण, नेतृत्व और सबसे संगठनात्मक शक्ति द्वारा जनमानस में जागृति लाने, उन्हें प्रशिक्षित एवं संगठित करने का कार्य किया। और पराधीनता की पृष्ठभूमि में मध्यम वर्ग, विशेषकर शिक्षित मध्यम वर्ग का मुख्य कार्य सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय विरासत को विकसित एवं पुनः प्रतिष्ठित करना था। इस कार्य को इसने कुशलतापूर्वक किया। मध्यम वर्ग प्रारंभ में अंग्रेजी शासन के प्रति अच्छी भावना रखता था। अनेक व्यक्ति अंग्रेजी शासन को भारत के लिए एक वरदान मानते थे और इस बात में गौरव महसूस करते थे कि अंग्रेज जाति उनका शासक है। इस मनोवृत्ति के वंशीभूत होकर मध्यम वर्ग लंबे समय तक भारत में अंग्रेजी शासन का आधार स्तंभ बना रहा। कालांतर में अंग्रेज प्रशासकीय एवं आर्थिक नीतियों के चलते यह वर्ग धीरे धीरे सरकार से विमुख होने लगा। अंग्रेजों की प्रजातीय भेदभाव की नीति, भारतीयों से गुलाम सदृश व्यवहार, सरकारी नौकरियों में पक्षपात की नीति भारत को ब्रिटेन के आर्थिक उपनिवेश में परिवर्तन कर देने की अंग्रेजी शासन के विरोध बन बैठा। कांग्रेस जैसे महान राष्ट्रीय राजनीतिक
संस्था का जन्म मध्यम वर्ग के समर्थन के फलस्वरूप ही हुआ तथा उनका नेतृत्व शिक्षित मध्यम वर्ग के ही हाथों में रहा। कांग्रेस की स्थापना के साथ भारत में जिस राष्ट्रीय आंदोलन का सूत्रपात हुआ उसमें भारतीय पूंजीपति, कुछ प्रगतिशील जमींदारी एवं अन्य उद्योगपति तथा धनी बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों ने अर्थात उच्च मध्यम वर्ग के लोगों ने ही सक्रिय भाग लिया और भारत का जनसाधारण एवं अर्थात किसान, मजदूर तथा निम्न मध्यम वर्ग प्रारंभ से ही राष्ट्रीय आंदोलन एवं कांग्रेस से अलग ही रहा, यद्यपि बाद में वो भी इससे सम्मिलित हुआ। इसी प्रकार मुस्लिम लीग में यद्यपि प्रारंभ में मध्यम वर्ग की भूमिका महत्वपूर्ण नहीं रही, परंतु बाद में यह वर्ग मुस्लिम राजनीति में प्रमुख बन गया। उग्रवादी क्रांतिकारी राष्ट्रीय आंदोलन में भी मध्यम वर्ग का ही भूमिका उभर कर सामने आई। खुदीराम बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारी मध्यम वर्ग से ही आए और क्रांतिकारी आंदोलन को संगठित दिशा प्रदान की। इन आंदोलनों का आधार निम्न मध्य वर्ग ही था। इनके कार्यकर्ता और नेता मुख्यतः पढ़े लिखे नौजवान, गरीब और बेरोजगार विद्यार्थी, कम वेतन पर काम करने वाले बुद्धिजीवी इत्यादि थे। स्वदेशी आंदोलन के प्रेरणा तथा कार्यकर्ता भी मध्यम वर्ग के ही थे। होम रूल आंदोलन भी मुख्य रूप से मध्यम वर्ग का ही आंदोलन था। इसका विकास करने वाले भी मध्यम वर्ग के ही थे। यद्यपि असहयोग आंदोलन को जन आंदोलन कहा जाता है, परंतु इस आंदोलन के प्रेरणता भी मध्यम वर्ग के ही व्यक्ति थे। इस आंदोलन के तहत जो काम करना था वो मध्यम वर्ग द्वारा ही मुख्यतः संभव था। जनसाधारण और मजदूरों को इस आंदोलन में विशेष भूमिका नहीं सौंपी गई। उदाहरण स्वरूप अदालतों का बहिष्कार करना, शिक्षा संस्थाओं का बहिष्कार या सरकारी नौकरियों से इस्तीफा देना, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार इत्यादि ऐसे कार्य थे जो मध्यम वर्ग के सदस्यों द्वारा ही संभव थे। इस वर्ग ने यह कार्य कर असहयोग आंदोलन को सफल भी बनाया। असहयोग आंदोलन से स्वतंत्रता की प्राप्ति तक जितने भी राजनीतिक तथा रचनात्मक आंदोलन हुए, सब में मध्यम वर्ग के लोगों की, मुख्य रूप से शिक्षित मध्यम वर्ग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। मध्यम वर्ग ने न सिर्फ राष्ट्रीय आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया, बल्कि सक्रिय रूप से इसमें भाग भी लिया। मध्यम वर्ग के प्रयासों के परिणाम स्वरूप ही जनसाधारण की राजनीतिक चेतना आई तथा वे भी आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने लगे। ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन को जन आधार देने में मध्यम वर्ग के लोगों ने ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रकार सामाजिक कुप्रथाओं के उन्मूलन, शिक्षा के प्रसार, हरिजनों का उद्धार, नए भारत के संविधान के निर्माण जैसे कार्यों भी इस वर्ग की भूमिका सराहनीय रही है। इस प्रकार कह सकते हैं कि 19वीं-20वीं शताब्दी में भारतीय समाज एवं राजनीतिक क्षेत्र में मध्यम वर्ग की भूमिका महत्वपूर्ण रही और भारत को पराधीनता की बेड़ी से मुक्ति दिलाने के लिए जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ उसकी रीढ़ भी मध्यम वर्ग ही था। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।